जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमने एक टॉपिक कवर करा है अपना प्योर मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी हम कर चुके हैं एनडीए का सिलेबस में हमारे। और इसमें देखिए अलग अलग तरह के चैप्टर आते हैं। सेट थ्योरी पहले पढ़ना होता है, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, रिलेशन फंक्शन पढ़ना होता है। रिलेशन फंक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ अपना, उसके बाद में हमारा क्या होता है बच्चे, कैलकुलस हम आराम से कर पाते हैं। तो फंक्शन जो होती है वो एक तरह की नींव होती है कैलकुलेशन कैलकुलस की। यानी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको तभी आएंगी जब आपको जो है वो क्या आता होगा, जब आपको आता होगा क्या, फंक्शन आता होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेट थ्योरी के बारे में दो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक का नाम है रिलेशन, दूसरे का नाम है फंक्शन। तो इसको पहले रिलेशन से स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद में हम फंक्शन पे जाएंगे। फंक्शन आपको समझाएंगे क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हम इसको खत्म करने के बाद में क्या करेंगे, बाकी के चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में चलता है, पहले सेट थ्योरी होता है, फिर रिलेशन होता है, फिर फंक्शन होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन। रिलेशन हम आपको पढ़ाएंगे, बट रिलेशन पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज पहले पढ़ाएंगे, वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी टॉपिक जो होता है वो कहीं ना किसी बेस से स्टार्ट होता है। ऐसी रिलेशन भी जो है वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में देखो मैं आपको नाम बता देता हूँ इसका। हिंदी में जो नाम होता है इसका, वो होता है इसका कार्तीय गुणनफल। कार्तीय कार्तीय गुणनफल, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हिंदी में कार्तीय गुणनफल, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, सबसे पहले तो सर देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है हमने, मैं लेकिन इसको डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ आपके लिए, लेकिन मैं समझाऊंगा अपने तरीके से आपको। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, दिस सिंबल इज कॉल्ड क्रॉस। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्रॉस का सिंबल है, ठीक। And is defined as the set of all the ordered pairs A comma B, where A belongs to A and B belongs to B. Symbolically we write it as A cross B is equals to A comma B, such that A belongs to A and B belongs to A, ठीक है, inside the bracket of set। ठीक है, अब है क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये है क्या सर, इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आई। ऐसा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये जो प्रोडक्ट आया है ना, वो पहले तो इसका नाम समझिए कहां से है। इसका नाम आया है प्लेन से। एक हमारे पास में प्लेन होता है, एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन, ठीक है। जब हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस का एक प्लेन होता है हमारे पास में। मतलब कोई भी अगर मेरे को कोऑर्डिनेट दिखाने हो 2D में, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हम दिखा सकते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कुछ नंबर होते थे, याद है, 1 2 3। यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते थे, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता था, जैसे 1 2 ऐसे 3, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव वाई होता था। तो अगर आपको मान लेते हैं इस प्लेन पे, इसको बोलते थे हम एक्स वाई प्लेन, ठीक है, क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन पे आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप दिखाना चाहते हो, जैसे ये पॉइंट है, आपको ये बताना है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस से कितना चला है, 3 डिस्टेंस चला है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 2,3, है ना। इन कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और ये जो प्लेन होता है जिसपे कोऑर्डिनेट दिखाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इस सेट, ये सेट इससे कुछ लेना देना नहीं है वैसे इस सेट का, लेकिन ऐसा है कि इस सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना, ये जो ऊपर ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वो लगभग इसके जैसे दिखते हैं। दो नंबर लिखे जाते हैं, उसके बीच में कॉमा होता है, दो नंबर लिखे जाते हैं, उसके बीच में कॉमा होता है। पहला वाला एलिमेंट पहले वाले की पोजीशन को दिखाता है, एक्स वाले की। दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट की पोजीशन को दिखाता है या एलिमेंट को दिखाता है, ठीक है। तो ये दिखने में इसके जैसा लगता है क्योंकि, तो इन्होंने क्या करा, मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने उसका नाम कुछ अलग ना रखकर कार्टेशियन प्रोडक्ट रख दिया, सिंपल, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या यही होता है कि, नहीं नहीं ये नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास में दो सेट्स हैं, ए और बी। ए कुछ है और बी कुछ है, जैसे ए है 1 2, बी है मतलब सपोज करो ए कॉमा बी, ठीक है। ये बी सेट में एलिमेंट है, ये ए सेट में एलिमेंट है। मैंने बोला ए बी सी ले लो, चलो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। मैंने बोला कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो,
तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या, जैसे अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, वन को तीनों के साथ में ऑपरेट करना है एक एक करके, मतलब वन को पहले ए के साथ में ऑपरेट करना है, फिर वन को बी के साथ में ऑपरेट करना है, फिर वन को सी के साथ में ऑपरेट करना है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, वन कॉमा ए, फिर वन कॉमा बी, फिर वन कॉमा सी। आगे बात समझ में, वन ए वन बी वन सी। फिर टू को भी ऐसे ही करना है आपको, जैसे टू को ए के साथ में ऑपरेट करेंगे तो टू कॉमा ए, फिर टू कॉमा बी, फिर टू कॉमा सी। ठीक है, तो वन ए वन बी वन सी, टू ए टू बी टू सी, ऐसा। तो ये जो पूरा का पूरा एक नया सेट मिला है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला एलिमेंट है ये, जैसे वन दिख रहा है, सब जगह पे वन है तीनों पे, और ये पहले में तीनों एलिमेंट जो है वो टू है। ये जो पहले एलिमेंट हैं ये पहले सेट से लिए गए हैं, और ये जो दूसरे एलिमेंट हैं ये दूसरे सेट से लिए गए हैं। यानी फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट से लिया जा रहा है, सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से लिया जा रहा है। तो इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से समझो तो ए क्रॉस बी में एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, जो दो एलिमेंट्स को, मतलब एक ऐसा एलिमेंट बनता है कॉमा लगा के जो दो सेट के एलिमेंट को कंटेन करता है। पहला वाला पहले से लिया जाता है, दूसरा वाला दूसरे से लिया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है कि अगर आपको मान लेते हैं ए और बी दो सेट्स हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, और आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो उसके एलिमेंट कुछ ए कॉमा बी जैसे दिखेंगे, ए कॉमा बी जैसे दिखेंगे, बीच में कॉमा होगा, दो यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है। पहला वाला जो है वो पहले वाले सेट से लिया जाएगा, यानी इससे लिया जाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो दूसरे वाले सेट से लिया जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे सेट से लिया जाएगा, बीच में कॉमा लगा देंगे और जितने निकलेंगे सारे के सारे रिलेशन यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ आ रही है, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे, रिलेशन कह रहा हूँ, एलिमेंट सारे के सारे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो नया सेट बनता है इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्लियर। अब बात ये आती है, सर ए क्रॉस बी में क्या बस इतना ही करना है? करना तो इतना ही है वैसे, बाकी कुछ है नहीं इसमें नया। बस एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हर पोजीशन जो होती है एलिमेंट की फिक्स होती है। तो ये जो एलिमेंट है ना, जैसे फर्स्ट वाला 1, a और a, 1, जैसे सपोज करो आपने a क्रॉस b निकालने के बाद में मैंने आपको बोला b क्रॉस a निकालो, ठीक है, निकाल के देखो। तो b, अगर b क्रॉस a अगर आपको निकालना है तो अब आपको क्या करना है, b को a के साथ में ऑपरेट करना है। b को a के साथ में कैसे ऑपरेट करते हैं, a को 1 के साथ में ऑपरेट करो, a, 1 हो जाएगा, फिर a को 2 के साथ में ऑपरेट करो, a, 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर b को 1 के साथ में ऑपरेट करो, b, 1 हो जाएगा, फिर b को 2 के साथ में b2 हो जाएगा, फिर c को 1 के साथ में c, 1 हो जाएगा, c को 2 के साथ में c2 हो जाएगा। ऐसे करके जब आप बनाते हो एक नया सेट तो ये बन जाता है बच्चे b क्रॉस a का। अब अगर मैं आपसे एक पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि a और 1 यहाँ पे भी है, a और 1 यहाँ पे भी है, बस दोनों की पोजीशन अलग अलग है। a और 1 यहाँ पे भी है, a और 1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है। ऐसी a2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, a और 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पोजीशन अलग अलग है। b1 b2 यहाँ पे लिखा हुआ है, c1 c2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेट सेम है या अलग अलग है? तो याद रखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों सेट सेम है तो मेरा आंसर गलत है। ये दोनों सेट क्या है, अलग अलग है। मतलब 1, a और a, 1 दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। a, 1 और 1, a दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल होता है। a क्रॉस b इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के, इन जनरल इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं हो सकता, पहली चीज तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, क्या इक्वल हो सकता है? सर्टेन कंडीशन ये इक्वल हो सकता है, बट ये इन जनरल इक्वल नहीं होता, क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये जो होता है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ये जो पूरा एक सेट है, मतलब ये जो एलिमेंट का जो ये कलेक्शन है ना, ये A1 जो हमने लिया है, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर में एक खासियत होती है कि हर एलिमेंट की एक फिक्स पोजीशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट ये है और दूसरा ये है, पहला A है दूसरा 1 है। इसमें इसका मीनिंग ये है, इसमें पहला 1 है और दूसरा क्या है, A है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूंगा 1, 3 को आप मैप करो, तो सपोज करो 1, 3 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या 3, 1 भी यहीं पर ही आएगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, 3, 1 तो यहाँ पे आएगा सर, जो होगा x3 होगा y1 होगा, है ना। ऐसे जैसे सपोज करो 1, 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो 3, 1 कहाँ पे आएगा? 3, 1 यहाँ पे आएगा। तो ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में देखो, 1, 3 की पोजीशन यहाँ पे होती है, 3, 1 की पोजीशन नीचे होती है ना।
तो ये चीज और ये चीज अलग है, इसी वजह से ये भी अलग है। आप इसको समझिए कि ये अगर मैं इसमें ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो पूरी पोजीशन चेंज हो जाती है, मीनिंग चेंज हो जाता है सारा का सारा। तो इसकी वजह से ही हम क्या याद रखते हैं, क्योंकि यही सेट जो होता है वो भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो हम ये बोल सकते हैं a, 1 और 1, a तो बराबर नहीं होता। क्लियर, ये दोनों बराबर नहीं होते। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है पक्का? अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आपके पास में ए और बी दो सेट्स हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, इनको अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है या बी क्रॉस निकालना है, पहले तो ये डिसाइड करना होगा। सपोज करो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करना होगा एक एक करके। 1 को पहले 3 के साथ में ऑपरेट करेंगे, 2 को फिर 3 के साथ में, तीनों के तीनों एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करेंगे। तो ये जो नया सेट बनेगा इसको ए क्रॉस बी बोलेंगे। ऐसे ही अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करना है। क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के सच में इक्वल नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो भी सकता है। ठीक है, ए क्रॉस बी इन जनरल, ठीक है, इन जनरल तो ऐसा होता है, इन जनरल ए क्रॉस बी जो होता है वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए। ठीक है, नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ए क्रॉस बी इक्वल हो जाए बी क्रॉस ए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन जनरल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में हो सकता है। तो कुछ कंडीशन होगी जो ये फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, देन या तो ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों सेम ही सेट हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे भी निकालो आपका आंसर वही आएगा। जैसे ए और बी अगर दोनों सेट हैं तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात तो एक ही है। ठीक है, जो एक में एलिमेंट है वही बी में एलिमेंट है। ऐसा समझो कि ए सेट है कोई, इसमें लिख रखा है मैंने 1 2, बी सेट है कोई, इसमें भी मैंने 1 2 लिख दिया, ये दोनों एक ही तो है? नहीं है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो क्या निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 को 1 के साथ में करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ में करेंगे, फिर 2 को 1 के साथ में करेंगे, 2 को 2 के साथ में करेंगे, 2 1 और 2 2, ऐसा कुछ बनेंगे हमारे पास में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा बी क्रॉस ए निकालो, तो बी क्रॉस ए कुछ नया थोड़ी ना आ जाएगा। बी क्रॉस ए क्या आएगा? इसके साथ में करेंगे, सेम ही तो आ रहा है, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 आ जाएगा और 2 2 आ जाएगा। लो, दोनों सेम ही आ रहे हैं, है ना? तो आ सकते हैं, कब आ सकते हैं? जब पहली कंडीशन तो ये है कि ए और बी दोनों बराबर हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कब आ सकते हैं? दूसरी कंडीशन ये आती है कि इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो जाए, आइदर ए और बी इज एम्प्टी। ठीक है, दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो जाए। तो ऐसा होता है कि अगर आपको मान लेते हैं ए क्रॉस बी निकालना है और सपोज करो बी एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किसी के भी साथ में निकालते हो तो याद रखिएगा वो एम्प्टी सेट ही आता है। ठीक है, क्या आता है? एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो उस केस में, यानी ए क्रॉस एम्प्टी सेट निकालो या एम्प्टी क्रॉस ए सेट निकालो, तो आंसर एम्प्टी ही आएगा। आगे बात समझ में? ये याद रखिएगा। तो एम्प्टी सेट अगर मान लेते हैं दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी है, या तो ए वाला या तो बी वाला, तो भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? बी क्रॉस ए के इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छी बात है। चलो इसको नोट करना जरा। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम पहले से, जैसे सेट में क्या करते थे, हम सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड कर सकते थे कितने हैं, है ना, कार्डिनैलिटी, सबसेट वगैरह सब डिसाइड कर सकते थे। ऐसे ही क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जब आपको पता लगाना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो जैसे सपोज करो ए सेट है कोई, ए सेट में 2 एलिमेंट है, ए कॉमा बी। बी सेट है, बी सेट में मान लेते हैं 3 एलिमेंट है, 1 2 3। मैंने बोला ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपको करने के लिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो 6 एलिमेंट आएंगे, हमने अभी ऐसे ही एग्जांपल एक पीछे करा है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें। क्रॉस प्रोडक्ट करने से अच्छा है, एक तरीका होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो आप। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज करो काउंट कर लिया आपने, इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 एलिमेंट है, इसका m नाम दे दो। इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसका n नाम दे दो। तो m और n है क्या? m और n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ a एंड कार्डिनैलिटी ऑफ b। तो a में कितने एलिमेंट है और b में कितने एलिमेंट है, दोनों को नाम दे दो 2 और 3।
अब आपको करना क्या है, इसमें होता क्या है कि अगर आपको ये पता लगाना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे M इंटू N। ठीक है, M इंटू N का मतलब होता है बच्चे 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ में, आंसर आ जाएगा 6। यानी जब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो उसमें 6 एलिमेंट होंगे ही होंगे, 6 से कम नहीं होंगे, 6 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर? तो सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ए और बी दो सेट दे रखे हैं भाई साहब, है ना, तो ए क्रॉस बी कभी पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 यानी m इंटू n निकाल देना, आंसर खत्म हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे ये बोल दिया जाता है कि यार समझ में आ गया, देखिए ये कैसे करना है। तो अगर मैंने बोल दिया कि भाई साहब आपके पास में दो सेट हैं ए और बी और उन दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ए में जो है सपोज करो 45 एलिमेंट्स हैं, बी में जो है सपोज करो 15 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करने नहीं बैठोगे, ठीक है, आपको ये पता है अगर ऐसा होता है तो भाई साहब ये 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म हो जाएगा, है ना। 15 15 15 पंजे 75 होते हैं, 5 आ गया 7 कैरी हो गया, 15 चौक कितना होता है बच्चे 60, इसके 7 आएगा क्या, जो भी आएगा इसके हिसाब से कुछ आएगा, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इतने एलिमेंट्स उस सेट में आ सकते हैं। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? ये किस वाले का एग्जांपल है? ये एग्जांपल है फर्स्ट वाले का, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमने फॉर्मूला कर लिया। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्लिच हो रहा है क्या, ग्लिच तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला ये है कि इफ सेट्स A and B have n elements in common, ठीक है, how many elements mean then A क्रॉस B and B क्रॉस A में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनके n स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। सपोज करो आपके पास में दो सेट्स हैं, A और B नाम है उनका, ठीक है, क्या नाम है, A और B। देखो पहला वाला सेट है उसका नाम A है, दूसरा वाला सेट है उसका नाम B है। A में एलिमेंट है A B C, B में एलिमेंट है A C D, ठीक है, A C D। ओके, सेकंड वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, तो क्या क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर इन दोनों का इंटरसेक्शन A और C दिख रहा है, A और C दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब बोलते हैं कॉमन। तो मैं पूछूंगा कितने हैं ये बताना जरा काउंट करके, तो आप बोलेंगे सर दो एलिमेंट है, इसकी कार्डिनलिटी दो, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, याद रखिएगा अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये जो कार्डिनलिटी होती है इसको नाम दिया जाता है n। क्या नाम दिया जाता है, n। तो इसका आंसर होता है बच्चे n स्क्वायर। n स्क्वायर यानी आपको 2 का स्क्वायर करना है, यानी इसमें 4 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन। अगर आपको मान लेते बिना करे इसको पता, मतलब बिना इसको सॉल्व करे ये बताना है कि A क्रॉस B, A एक एलिमेंट का सेट दे रखा है, B एक एलिमेंट का सेट दे रखा है, इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, जैसे दो एलिमेंट कॉमन है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A से कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, इसका स्क्वायर करना होता है। इसका जो भी ये नंबर होगा इसका स्क्वायर करना, आपका आंसर, ठीक है। 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर होगा। अब आप बोलेंगे सर हमारे को विश्वास नहीं हो रहा कि इसमें 4 ही एलिमेंट आएंगे, मैं इसको करके भी दिखा सकता हूँ आपको। देखो A क्रॉस B क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा 3 ही बेसिस में, ऐसे तो होता है। तो अगर मैं A क्रॉस B निकालूंगा, ठीक है, निकाल के दिखा देता हूँ, तो A C A D आएगा, A आएगा, है ना, A C आएगा, है ना, A D आएगा, फिर क्या आएगा बच्चे, फिर B A B C B D, है ना, B A आएगा, फिर B C आएगा, है ना, फिर क्या आएगा, B D आएगा, ठीक है, फिर C आएगा, C आएगा और C D आएगा, ऐसे आएगा, सही है ना। अब मैं B क्रॉस A निकाल रहा हूँ, B क्रॉस A देखना जरा क्या आएगा, A B A C A B A C आएगा, फिर C A C B C B और क्या आएगा बच्चे, C आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा बच्चे D A आएगा, है ना, D B आएगा और D C आएगा।
सही है ना? अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कॉमन क्या है, ये रहा कॉमन 1, ये रहा कॉमन 2, ठीक है, ये रहा कॉमन 3, ये और भी कुछ कॉमन है क्या? एक और होना चाहिए कुछ कॉमन, देखना मेरा। हाँ, ये रहा कॉमन 4, ये 4 कॉमन आएंगे, इसके बाद कोई और कॉमन नहीं दिख रहा होगा आपको, दिखेगा ही नहीं, बस ये 4 कॉमन। देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, इसमें भी है, सी ए इसमें भी है, इसमें भी है, सी सी इसमें भी है, बस खत्म हो गया आंसर। तो इतना लंबा लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, ये तो छोटे सेट्स है। अगर बड़े सेट्स आ गए तो इतना लंबा कौन करने बैठेगा, फिर तो नहीं होगा ना हमारे से। तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला सीधा सीधा ये होता है बच्चे, एन स्क्वायर होता है इसका। और इसमें 2 बार क्वेश्चन आया इसी फॉर्मूले के ऊपर, बच्चे कर ही नहीं पाते। अरे फॉर्मूला बेसिक है फॉर्मूला, ठीक है, आपको लर्न करना आना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट है? चलिए ओके, हर सेट के देखो सबसेट होते हैं, है ना। और तीसरी चीज ये है, हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे ए कोई सेट है ना, ए बी सी, और बी सेट जो है वो है मान लेते हैं 1, 2, ठीक है। तो अगर मेरे को ये पता लगाना होगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसका आंसर होता है m इंटू n, याद है, यानी इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट आएंगे, यही है ना। अगर आपसे पूछ लिया था कि इसके टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि ए क्रॉस बी ना एक तरह का सेट है, और हर सेट के कुछ सबसेट्स होते हैं, ठीक है, हर सेट के क्या होते हैं, कुछ सबसेट होते हैं, तो ए क्रॉस बी के भी सबसेट होने चाहिए, होते हैं ना। तो अगर मान लेते हैं ए क्रॉस बी एक सेट एक तरह का, तो ए क्रॉस बी के भी सबसेट होने चाहिए, इसके सबसेट भी होंगे, प्रॉपर सबसेट भी होंगे, दोनों होंगे। तो अगर मेरे को मान लेते हैं इसके टोटल सबसेट्स निकालना है, पता लगाना है कि मेरे को इसके टोटल सबसेट्स क्या होंगे, तो करना क्या है, आपको याद रखना है कि टोटल सबसेट का फॉर्मूला होता क्या था, ये होता था 2 की पावर n, यही होता था ना, सेट के अगर टोटल सबसेट निकालना है तो 2 की पावर n होता था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर n, n का मतलब होता था जैसे किसी सेट में, जैसे ए सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 5, कितने एलिमेंट है, तो आप बोलते थे 4 एलिमेंट है, ये होती थी n की वैल्यू। तो अगर इसके टोटल सबसेट्स निकालते थे, सेट थ्योरी में याद रखो, टोटल सबसेट्स अगर आप निकालते थे तो ये होता था 2 की पावर n, 2 की पावर 4, सही है। तो n होता क्या था, यहाँ पे n होता था कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर में चढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको मान लेते जैसे ये सेट है a क्रॉस b, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे सर ये एलिमेंट है m इंटू n। तो अगर टोटल सबसेट निकालना है तो ये होता है बच्चे 2 की पावर m इंटू n के इक्वल होता है। m इंटू n क्यों डाला मैंने पावर में, क्योंकि m इंटू n डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको अगर मैं 2 की पावर में चढ़ा दूं तो उसका मतलब आता है कि आपको टोटल सबसेट मिल जाएंगे, है ना। तो अगर मेरे को पता लगाना है कि टोटल सबसेट्स कितने हैं किसी भी सेट में, या ए क्रॉस बी में कितने हैं, ए क्रॉस बी में टोटल सबसेट निकालने का तरीका होता है 2 की पावर m इंटू n, पूरा अपना आंसर खत्म हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। चलो कोई डाउट है यहाँ पे? तो अगर मेरे को मान लेते हैं पता लगाना है कि यहाँ पे इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, तो 2 की पावर 6 इसका आंसर होगा। 2 की पावर 6 करिएगा, आपका आंसर निकल के आपके पास 64 इसके सबसेट्स आ जाएंगे, क्लियर है। चलो नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी मैं देखो इसमें ना टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिलेशन बाद में भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको बिल्कुल एकदम से चंप करा दिया किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, बच्चे करने बैठते हैं, बच्चों को कुछ आता नहीं है, ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया तुम्हारा हालत खराब हो जाती है। तो उसका कारण यही है कि तुम तरीके से नहीं करते। तो मैं सारी चीजें बताऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा चलेगा, एक वीडियो ज्यादा हो जाएगी वो भी चलेगा, लेकिन आपका छूटेगा कुछ, ठीक है। चलो देखो अभी हमने क्या क्या बताया, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता था, नहीं होता, बता दिया हमने। होता है तो ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, ठीक है। और क्या बताया हमने, ए क्रॉस बी का लिखने का तरीका होता है ए कॉमा बी, ए से पहले वाले सेट से लिया जाएगा, बी दूसरे वाले सेट से लिया जाएगा। अगर बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो फिर एलिमेंट उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो ए क्रॉस बी में, तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू n, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई भी मान लेते हैं एक ए एंड बी आर नॉन वॉइड सेट्स, ठीक है, और मान लेते हैं एक सेट इनफाइनाइट है, जैसे सपोज करो ए और बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए सेट कुछ है सपोज करो 1 2 3, और बी सेट जो है वो कुछ ऐसा सेट है जैसे 1 2 3
डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ या बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, तो याद रखिएगा एक इनफाइनाइट सेट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट आएगा, ठीक है। जो भी आएगा ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से करके एक नया सेट बनेगा, तो वो क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इनफाइनाइट सेट के साथ में जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो इनफाइनाइट सेट ही बनता है, ठीक है। दोनों इनफाइनाइट होने जरूरी नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक इनफाइनाइट होना जरूरी है। फिर है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एन ओनली द corresponding first element are equal and the second element are also, ये सेम ही चीज है, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं ए क्रॉस ए निकालना है, तो क्या करना है? उसमें तीन एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे तीन बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तीन एलिमेंट आ जाएंगे। ए बी सी, पहला वाला पहले से लिया जाएगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, सिंपल, ठीक है। चलो, इसको हम ऑर्डर पेयर ना बोल के इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि तीन एलिमेंट यहाँ पे लग रहे हैं। अब ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी। एक और चार्ट दे रहा हूँ आपको, इसमें है एक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। ये ये है बढ़िया, ये देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो अब आई है भाई साहब बढ़िया चीज पढ़ने के लिए, पढ़ो, पढ़ाऊं? चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ रिजल्ट हैं जो आपको पहले आने चाहिए। क्वेश्चन करने से पहले, सब कुछ होने से पहले रिजल्ट तो आने चाहिए भाई साहब। तो रिजल्ट पहला ये है कि अगर आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बड़ी आसान है भाई साहब, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे को नाम नहीं पता उस चीज का। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे बोला 2 को मल्टीप्लाई करो 3x + 4 के साथ 3x + 4 के साथ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो आप बोलोगे सर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3x के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन लगेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ऐसे करते हो क्या मल्टीप्लाई? ब्रैकेट खोलना, ब्रैकेट ऐसे ही खुलता है आपसे, हाँ, कोई और तो नहीं तरीका लगाते हो, है ना। तो आपको क्या करना होता है? 2 को एक बार इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बार इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बीच वाला सिंपल ले लेना है, सिंपल सी बात। तो अगर ऐसे मान लेते हैं आपके पास में a क्रॉस b इंटरसेक्शन सी आ जाता है, तो एक और क्रॉस प्रोडक्ट पहले b के साथ में एक बार, फिर एक क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ में निकालो और बीच में ये वाला जो सिंबल है उसको डाल दो। बीच में कौन सा सिंबल है? इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन डाल दो। यहाँ पे प्लस था तो प्लस डाल दो, ठीक है। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करता है यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में, है ना। तो ऐसा है कि अगर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c आ गया तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अगर मान लेते हैं यूनियन आ गया तो बीच में यूनियन लगा दें, क्या दिक्कत है ना। a क्रॉस b यूनियन b a क्रॉस c। अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है कि क्या a क्रॉस b कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये फॉलो नहीं करता, याद रखिए। कम्यूटेटिव तो फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ए और बी इक्वल होने जरूरी है या इनमें से कोई एक एम्प्टी होना जरूरी है। वो मैं तीसरी या चौथी बार बोल चुका हूँ ये बात, है ना। अब एक और देखो जरा, डिफरेंस में भी ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे a क्रॉस b माइनस c है तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, ठीक है। एक बार इसके साथ में करो, माइनस लगाओ, एक बार इसके साथ में करो, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा है। अब थोड़ा सा और चीजें सुनिए। अगर मान लेते हैं a जो है वो b, दो सेट है और इस तरीके से है कि a b का सबसेट है, तो a क्रॉस a अगर आप निकालोगे तो वो ऑलवेज सबसेट बनेगा a क्रॉस b का, इंटरसेक्शन b क्रॉस a का, a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a का, ठीक है। और a क्रॉस c जो होगा वो सबसेट होगा b क्रॉस c, सिंपल, ठीक है। मतलब ये है कि अगर a जो है वो सबसेट है b का, तो सपोज करो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने c के साथ में करा, इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ में करा, तो सबसेट ही रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सबसेट ही रहेगा, क्लियर। लेकिन ये है कि ये c सेट दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ये वाला सेट c और ये वाला सेट c एक ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड जब हम करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, याद रखिए, ठीक है। तो सबसेट ही रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे भी ऐसे ही होता है, जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी हमारी मैथमेटिक्स में फॉलो होती है वही क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाती है कई बार, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चे, अगर a जो है वो b का सबसेट है और c जो है वो d का सबसेट है। देखो a b का है, c d का है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर इसके साथ में निकालना है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ में निकालना है, तो ये ऑलवेज a क्रॉस c जो निकलेगा वो b क्रॉस d का सबसेट निकल जाएगा, ठीक है, ऑलवेज होगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद में
और एक प्रॉपर्टी के बाद में सेवंथ प्रॉपर्टी आती है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ठीक है, कभी भी निकालना हो तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए करके निकाल सकते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो बी इंटरसेक्शन ए के साथ। सेम ही बात है, एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना? तो कई बार क्या होता है कि आपको ये ना देकर एग्जाम में ये दिया जाता है निकालने के लिए, ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए इसकी वैल्यू ये होती है। कई बार ऐसा होता है आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर दिया कि एन ए क्रॉस बी है ना इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होते हैं, ये पढ़ रखा है ना आपने, अभी अभी बताया ना कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए जो होता है वो एम स्क्वायर या एन स्क्वायर होता है ना, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, तो अगर सपोज करो आपसे ऐसे पूछ लिया कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई साहब, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये पढ़ा ही नहीं हमने, तो ये नहीं पढ़ा, ये तुमने पढ़ रखा है लेकिन तुम्हारे को ये नहीं पता कि ये चीज और ये चीज तो सेम ही है ना। तो अगर आपको पहले से पता है कि इसको ये बोलते हैं तो आपको ये पता है कि इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर भी एम स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने कार्डिनलिटी हो तो सेम ही आंसर होगा। क्लियर? चलो, अगर आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी दे रखा है तो इसको हम ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी लिख सकते हैं, मतलब इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगता है। डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि इसको हम बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, इसको हम बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, याद रखिएगा। तो अगर मैं मान लेते हैं ए क्रॉस निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ इसके साथ बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं, अच्छा इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हटाएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये यूनियन का सिंबल आता है और यहाँ पे ये हट जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आपस में हट जाता है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट आ जाता है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे समझो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है अगर आपके पास में, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये है बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। और याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट हट जाता है इस केस में, तो ये बी इंटरसेक्शन सी है ये एक तरह से ए क्रॉस के साथ। ठीक है, ए क्रॉस के साथ, ए क्रॉस के साथ। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहला ए क्रॉस बी होगा इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा, ये होता है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर ए और बी जो है वो दो ऐसे सेट है जो नॉन एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, एन स्क्वायर आएंगे, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ, कहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, एन स्क्वायर बोल दो, एम स्क्वायर बोल दो, एक ही बात। क्लियर? चलो नोट करो इसको। अब हमने इतना सब कुछ बताया आपको, चलो थोड़े से क्वेश्चन कराते हैं ना पहले से ऊपर। इसको देखो पहले। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है सेट ए एंड बी हैव 5 एलिमेंट्स इन कॉमन, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव इन कॉमन। ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन जो है, इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं 8, 16, 5 और 25। आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। भाई साहब चलो स्टार्ट करो। दो सेट हैं ए और बी, उन दोनों में 5 एलिमेंट कॉमन है। कितने एलिमेंट कॉमन है? 5। सपोज करो ये एम। आपसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू ही होती है एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो बच्चे कितना हो जाता है? 25। लो खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितना? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलो, बहुत ज्यादा इजी है ना? हाँ, तो इतना ही इजी होता है भाई, क्या इतना ही इजी है भाई साहब। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पता होने चाहिए है ना, और चीजें पता होनी चाहिए, हो जाता है, कुछ नहीं करना। ठीक है, नहीं इजी लगेगा तुम्हारे, पूरा चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, सही है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लो क्वेश्चन दे रखा है, अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 है, तो a के एलिमेंट क्या होंगे?
है ना, इसमें ए क्या होगा, चलो 1 2 1 2 3 2 3 या नन ऑफ दीस, आपसे चार ऑप्शन पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले हम तो यही करेंगे, है ना। तो मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, अगर मान लेते हैं ए सेट है और बी सेट है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये लिखा जाता है। हाँ जी, पक्का है ना, यही लिखा जाता है वैसा। अगर ये लिखा जाता है तो इसको थोड़ा समझना, ए क्रॉस बी में एलिमेंट ऐसे आते हैं, दो एलिमेंट होते हैं उसमें कॉमा लगा होता है बीच में, दो एलिमेंट है उसमें कॉमा लगा रखा है, दो एलिमेंट है कॉमा लगा होता है। ये जो पहला वाला होता है ये पहले वाले से लिया जाता है, यानी पहला वाला पहले से लिया गया और दूसरा वाला दूसरे से लिया जाता है, दूसरा वाला दूसरे से लिया जाता है। तो आपसे पूछा गया कि पहले वाला सेट में, ए वाले सेट में क्या क्या है, तो ए वाले सेट में क्या है, तो ये देखने के लिए बस आपको पहले वाले एलिमेंट उठा लेने हैं, बस पहले वाले एलिमेंट उठा लेने हैं, वही आपका आंसर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा सेट ए में क्या एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे सर एक तो 1 दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, तो ये दिख रहा है मेरे को 1 और 2, बस इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। 3 नहीं दिख रहा है, 3 तो बगल वाले है ना, 3 तो बगल में, कॉमा के बगल में, तो वो तो बी एलिमेंट बी सेट के अंदर आ गया। ठीक, ए सेट के अंदर कौन कौन सा है, एक तो 1 और एक 2। अच्छा बी में क्या क्या है, बी आया है 1 2 और 3, 1 2 और 3, बी वाले में 1 2 3 है ना, ए वाले में क्या है सिर्फ 1 और 2, बस समझ आ रही है। क्या आपको ये देखना आ गया कि कैसे देखते हैं, पक्का समझ में आ रहा है ना बच्चे, अच्छे हाँ बोलो, हाँ पक्का, चलो अच्छी बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो करो। नेक्स्ट देखो बच्चे, एक और है ना, ये क्या है, क्या है ये, बोला गया है कि अगर a is equals to 1 2 5 6 है, b is equals to 1 2 3 है, तो व्हाट इज a इंटरसेक्शन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस है, ये वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप इसको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो। हमने एक चीज और भी पढ़ी है कि इसको a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a भी लिखते हैं। ठीक है, b इंटरसेक्शन a भी लिखते हैं, वैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है ना, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a की वैल्यू निकालनी, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर a b c या d में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आज मुझे लगता नहीं मैं रिलेशन स्टार्ट करूंगा, आज तो क्रॉस प्रोडक्ट ही चल रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आज पूरा करेंगे, कल रिलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, चलो तो a और b दो सेट है हमारे पास में, एक कितना है बच्चे 1 2 5 6। ठीक है, b कितना है बच्चे, b है 1 2 3 है ना। तो आपसे पूछा गया है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a में कितने एलिमेंट आएंगे, तो पहले तो a क्रॉस b निकालना सीखो बच्चे, कैसे निकालते थे a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालने के लिए a के एलिमेंट को उठाओ, इसके साथ में ऑपरेट करो, यानी 1 के साथ में 1 लिखो, फिर 1 के साथ में 2 लिखो, फिर 1 के साथ में 3 लिखो, क्या होगा बच्चे मेरे साथ में बोलो, क्या होगा 1 1, फिर क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 1 3, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, फिर क्या होगा, इधर ध्यान से देखो 2 1 2 2 2 3, फिर 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3 है ना, तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, फिर 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3, सही है ना, सही है, बढ़िया। ठीक है, अब b क्रॉस a निकालो, b क्रॉस a निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसको इसके साथ में ऑपरेट करेंगे, तो 1 1 1 2 1 5 और 1 6। ठीक है, फिर 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, फिर 3 1 3 2 3 5 3 6 है ना, 3 1 3 2 3 5 और 3 6, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ओके भाई साहब, अब हमारे को क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन निकालना है b क्रॉस में, इसकी वैल्यू पता लगानी है हमको। ठीक है, क्या होगा, तो a क्रॉस b कितना है भाई, a क्रॉस b और b क्रॉस a में क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन दूसरे वाले पेन से करता हूँ, क्या 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 कॉमन आ रहा है, तो 1 1 कॉमन आ रहा है, देखो ये हो गया 1 1। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 कॉमन आ रहा है, 1 2 हो गया। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, 1 3 आ रहा है क्या,
नहीं 1 3 नहीं आ रहा है, 2 1 आ रहा है क्या? 2 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2 1, ठीक है। तो 2 1 कॉमन आ गया, 2 2 आ रहा है क्या? हाँ 2 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 2 आ गया, ठीक है। और क्या आ रहा है इसमें? 2 2 के बाद में 2 3 आ रहा है, 2 3 नहीं आ रहा है, 5 1 आ रहा है, 5 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके 5 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 2 6 1 नहीं आ रहा है, बस ठीक है, इतना ही है, 4 एलिमेंट इसके अंदर खत्म, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन लिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बी फॉर बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ आ गया? चलो नोट करो इसको, अच्छे से नोट करा। और वैसे मैं ना इसको देख के बता सकता हूँ इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इनमें कॉमन कितने हैं, देखो 1 2 1 2 कॉमन है ना, 1 2 1 2 कॉमन है। तो 1 2 1 2 का स्क्वायर मतलब 2 एलिमेंट कॉमन है, इसमें 2 एलिमेंट का स्क्वायर होता है 4, तो 4 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। याद रखिएगा, बस इसको जो ये कॉमन एलिमेंट होता है ना, इनको ही ऑपरेट करना होता है वैसे एक्चुअल में ना। 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, इसको ऑपरेट करोगे ये बनेगा, ठीक है। तो इनकी बगल वालों की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक का आपको समझ में आया या नहीं आया पहले आ गया? तो आज की क्लास में हम क्या करते हैं, फंक्शन तक खत्म, फंक्शन कह रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। खाली क्रॉस प्रोडक्ट हमने आपको करवा दिया आज की क्लास में, ये बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे कल वाली क्लास में, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ के आइएगा। आपको ये पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है, उसके एलिमेंट किस तरीके से दिखते हैं, सारी चीजें, ठीक है। जब आपको ये पता होगी, रिलेशन समझने में आपको कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है, ठीक है ना। रिलेशन बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, ना के बराबर है, थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, आपको हो जाता है, कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, इसके टाइप्स आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना कर लेते हैं, एंड फिर हम जो है आपसे नई क्लास में मिलते हैं, और नई क्लास में आपको जो है रिलेशन स्टार्ट कर देंगे आपका, ठीक है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, आपको पसंद आया नहीं आया, बिल्कुल हमारे को बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।